वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अपने कल तक के सेशन में प्रेजेंटिव इनकम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। पहले आज 5 मिनट लगा करके अपनी पुरानी सारी बातों का हम लोग रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, हमने आपको ITR 4 स्टार्ट कराया था, ITR 1 पूरी तरह से फिनिश कर दिया था और ITR 4 के बारे में बताया था। इसका नाम सुगम रखा गया है क्योंकि ये एक छोटा ITR है। ठीक होगी बात। इस ITR में हम लोग किस तरह की इनकम को दिखाते हैं? इनकम फ्रॉम PGBP को हम लोग दिखाते हैं। हम लोग इसमें सबसे पहले बताते हैं कि कौन लोग ITR 4 फाइल करते हैं। हर इंडिविजुअल, हर HUF और फर्म ITR 4 को फाइल कर सकता है, लेकिन वो वाली फर्म जिनको ITR 5 फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। जैसे कि LLP को 5 फाइल करना मैंडेटरी है। कोई अगर फर्म है जो कि प्रेजेंटिव स्कीम नहीं लेती है, उसको भी 5 फाइल करना मैंडेटरी है, तो वो 4 नहीं कर सकता। ये सारे ही लोग रेजिडेंट होने चाहिए। टोटल इनकम 50 लाख तक होनी चाहिए। अगर 50 से ज्यादा हुई तो कौन सा फाइल करेंगे? या तो 3 फाइल करेंगे या 5 फाइल करेंगे। ठीक हो गई बात। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम होनी ही चाहिए। अगर बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं है तो फिर या तो आप 1 फाइल करिए, 2 फाइल करिए या 3 फाइल करिए, 4 आप फाइल नहीं कर सकते। ठीक हो गई बात। चलिए, किस तरह की इनकम होनी चाहिए? सेक्शन 44AD की इनकम होनी चाहिए, सेक्शन 44ADA की इनकम होनी चाहिए, सेक्शन 44AE की इनकम होनी चाहिए। इन 3 तरह की इनकम होनी चाहिए, जिसमें से हमने कल एक इनकम पढ़ी थी, वो थी सेक्शन 44AD की इनकम। बाकी की इनकम अभी नहीं पढ़ी थी, हो सकता है आज हम लोग पढ़ें। ठीक है। चलिए, लेकिन 44AD की इनकम हम लोगों ने पढ़ ली थी, 6% और 8%। चलिए आगे चलते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक सेक्शन 112A का होगा तो फिर तो भी हम ये ITR ऑप्ट कर सकते हैं। अब ऐसा समझ लीजिए कि अभी ये वाली बात आपको पढ़ाई नहीं थी, तो ऐसा मान लीजिए कि अभी ये वाली बात एप्लीकेबल नहीं है। कुछ समय के बाद आपको इसका क्लियर करवा देंगे। चलिए, कब करवाएंगे? जब ITR 2 बताएंगे आपको। चलिए, कोई भी डायरेक्टर ITR 4 फाइल नहीं कर सकता। सेम एज कंडीशन इन 1। कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, मतलब किसी प्राइवेट कंपनी की इक्विटी शेयर्स हैं, तो भी वो 4 फाइल नहीं कर सकता। ई सॉप्स में अगर कुछ ट्रांजेक्शन है तो भी 4 फाइल नहीं कर सकता। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है तो भी 4 फाइल नहीं कर सकता। और अगर कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल इनकम लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है तो भी 4 फाइल नहीं कर सकता। ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी 4 को फाइल करने के लिए। चलिए, बाकी की कंडीशन सेम थी। क्या आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख या 3 लाख से ज्यादा है तो फाइल करिए। क्या आपने डिपॉजिट 1 करोड़ से ज्यादा किया है तो फाइल करिए। क्या अगर फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा 2 लाख से ज्यादा है तो फाइल करिए। या फिर अगर बिजली के बिल का खर्चा 1 लाख से ज्यादा है तो फाइल करिए। या अदर्स, और अदर्स का मतलब होता है वॉलेंट्री। वॉलेंटरीली हम लोग फाइल करना चाहते हैं तो वॉलेंटरली भी हम लोग ITR फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए, अब आगे चलते हैं। किस तरह की इनकम ITR 4 में शो करी जाती है? क्या सैलरी की करी जाती है? यस। क्या हाउस प्रॉपर्टी की करी जाती है? यस। क्या अदर सोर्सेज की करी जाती है? यस। क्या एग्जेम्प्ट इनकम करी जाती है? यस। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकम फ्रॉम PGBP होना ही चाहिए, तभी आप 4 फाइल कर पाएंगे। अगर बाकी की सारी इनकम है और PGBP नहीं है तो आपके ऊपर ITR 1 एप्लीकेबल हो जाएगा, 4 नहीं होगा। चलिए, कल हमने एक एग्जाम्पल आपको लिया था। वो ये था कि हर्ष इंटरप्राइजेस, ये हमारा एक क्लाइंट है जिसका प्रोपराइटर है हर्ष भार्गव। और इसका काम क्या है? इसका काम है किताबों को बेचना, स्टेशनरी को बेचना और कॉपी को बेचना। तो ये क्या करता है बेसिकली? ये कुछ किताबों को खरीदता है और कुछ किताबों को बेचता है पूरे साल में, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। इसका एक बिजनेस कोड भी है। अब अगर किताबों का कोई अलग से बिजनेस कोड है तो डालेंगे, वरना एक जनरल बिजनेस कोड चलता है, रिटेल सेल ऑफ अदर गुड्स, जिसका कोड है 09028। अब ये कोड की एक लंबी सी लिस्ट आती है, उसमें से आपको अपना कोड सेलेक्ट करना होता है। ट्रेडर्स का कोड अलग होता है, मैन्युफैक्चरर का अलग होगा, रिटेल ट्रेडर का अलग होगा, होलसेल ट्रेडर का अलग होगा, वगैरह वगैरह। सभी लोगों का कोड क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक हो गई बात। तो ये मैंने हर्ष इंटरप्राइजेस का एक एग्जांपल लिया था, जिसमें मैंने बताया था कि ये किताबों का काम करते हैं। आज के सेशन में शायद कुछ लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं, संदीप नए हैं, तो आप परेशान मत होइएगा। ये अभी जो टॉपिक चल रहा है ये ITR 4 का चल रहा है, मैंने 1 पहले खत्म कर लिया है। और आपका जो भी लेक्चर छूट गया हो वो आप हमारे से वो आप हमारे से हमारी टीम से आप उसका रिकॉर्डेड वर्जन ले सकते हैं। ठीक है।
तो आज का टॉपिक हो जाने दीजिए, हो सकता है आज की बात आपको ना समझ में आए, लेकिन आप सुनते रहिए और इसको बाद में रिपीट में ले लीजिएगा। ठीक हो गई बात? चलिए, हम आज जो बता रहे हैं बस वो सुन लीजिए, अभी कल का रिवीजन चल रहा है, कोई भी नया टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया। चलिए हम लोग अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो हर्ष इंटरप्राइजेस का हमने एग्जाम्पल लिया था, साथ में हमने ये भी आपको बताया था कि इन्होंने पूरे साल में 20,000 किताबें खरीदी थी, जो कि एक किताब का दाम 400 रुपए था, यानी कि टोटल 80 लाख रुपए की परचेजेस थी। और इसको बेचा था 500 रुपए में, यानी कि 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया था हर किताब पर। तो 20,000 किताबों को अगर 500 में बेचेंगे तो 1 करोड़ रुपए की मेरी सेल हो गई। अगर 1 करोड़ की सेल है और 80 लाख की परचेज है, तो अगर हम इसको दोनों को घटाएंगे तो 20 लाख रुपए निकलेगा, जो कि मेरा प्रॉफिट होगा। और हम इस प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, क्योंकि इसमें अभी कुछ खर्चे हमने माइनस नहीं किए। खर्चे किस तरह के होते हैं? जैसे कि शॉप का रेंट, बिजली का बिल, टेलीफोन का एक्सपेंस, सैलरी, वेजेस, ट्रांसपोर्टेशन या फिर इंटरेस्ट वगैरह। ये सब कुछ जब माइनस करेंगे, मान लो ये 15 लाख रुपए है टोटल, जब हम ये माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बचेगा मात्र 5 लाख रुपए का। अब सरकार कहती है कि 1 करोड़ रुपए की सेल है, तुम 5 लाख का प्रॉफिट दिखाना चाहते हो, दिखाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम ऑडिट कराओ। ऑडिट कराने का मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, जर्नल एंट्री बनाओ, लेजर बनाओ, कैश बुक बनाओ, बैंक का स्टेटमेंट बनाओ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ। एक अकाउंटेंट रखो, दुनिया भर का काम करो और उसके बाद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराओ। तो इन्होंने ये कहा कि हमें कोई आसान रास्ता बताइए जिससे कि हम ये सब झंझटों से बच जाएं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने से बच जाएं। तो गवर्नमेंट ने कहा हाँ मेरे पास एक आसान रास्ता है, बस उसकी शर्त यह है कि मिनिमम आपको 6% का प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आपने पैसा बैंक में लिया है या बैंकिंग चैनल के थ्रू लिया है तो फिर आपको 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज कैश में लिया है तो मिनिमम 8% डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हमने इस 1 करोड़ का बाइफर्केशन किया। हमें ये कैसे पता चला कि 1 करोड़ की सेल है? हमने जीएसटी के रिटर्न्स देखे, जीएसटी का 3B चेक किया, जीएसटीआर 1 चेक किया, जीएसटीआर 9 चेक किया, तो हमें ये पता चला कि 1 करोड़ की सेल है इनकी। लेकिन अगर मान लो वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होते, सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि जीएसटी में रजिस्टर्ड ना हो? देखो बेटा, मेरा ये ओपिनियन है कि अगर 1 करोड़ की सेल है तो 99.999% चांसेस हैं कि जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा। कारण यहाँ पर उत्तर प्रदेश में या ऐसा कह लें इंडिया में जो लिमिट है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की वो है 20 लाख रुपए। अगर आप सर्विस क्लास के हैं या फिर किसी भी स्टेट के हैं तो फिर मिनिमम 20 लाख रुपए का अगर आपका टर्नओवर हो गया तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है एज पर सीजीएसटी एक्ट 2017। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये किसी किसी स्टेट में, जैसे कि उत्तर प्रदेश में ये लिमिट बढ़ा करके 40 लाख कर दी गई है। सर्विस की लिमिट 20 लाख अभी भी है। लेकिन जितने भी मेरे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, जैसे कि ये आपका असम हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक है, और जो भी नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं उसमें ये लिमिट घट करके 10 लाख हो गई है। तो कहीं पर ये 10 है, कहीं पर 20 है, कहीं पर 40 है। हमें लिमिट में नहीं जाना है, हमें इस बात में जाना है कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। अगर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है तो वहां से टर्नओवर उठा लूं, अगर नहीं है, नहीं है बेटा, तो फिर करंट अकाउंट का स्टेटमेंट मंगवाओ, उससे पता चलेगा कि इनका कितना बिजनेस का रिसीट है। मान लो आपने करंट अकाउंट का टर्नओवर उठाया और उसमें यह पता चला कि 60 लाख रुपए खाते में आए हुए हैं, तो 60 लाख का 6% कैलकुलेट करो और बचा हुआ 40 लाख जो कि कैश में आया है उसका 8% कैलकुलेट करो। अगले वाली स्लाइड में हमने इसे कैलकुलेट किया, यहां पर किया। कैसे किया? 60 लाख पर 6% 3,60,000 हो गया, और 40 लाख पर 8% 3,20,000 हो गया। टोटल 6,80,000 का प्रॉफिट आया। सरकार कहती है 6,80,000 रुपए डिक्लेयर कर दो, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मत मेंटेन करो, कोई जरूरी नहीं है, आराम से मौज करो। लेकिन अगर मान लो ये 1 करोड़ पूरा पूरा कैश में आया होता तो क्या होता? तो 1 करोड़ पर 8% लगता और 8 लाख रुपए का प्रॉफिट होता। ये नेट प्रॉफिट है बेटा, इसके बाद कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। 8 लाख रुपए अगर आप प्रॉफिट डिक्लेयर करते तो आज की तारीख में चाहे आप न्यू रिजीम ऑप्ट करें या आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट करें, आपको टैक्स देना पड़ जाता, क्योंकि ये 7 लाख और 5 लाख दोनों से ही ज्यादा है। तो सरकार ऐसा कहती है कि तुम्हारे पर जितना भी प्रॉफिट आया 6 और 8% के हिसाब से उतना डिक्लेयर करो, टैक्स को जमा कराओ, ना तो ऑडिट कराओ ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, झंझट से मुक्ति पाओ, कुछ मत करो। सरकार का ऐसा कहना है। लेकिन समस्या ये है
कि प्रिजम्पटिव स्कीम सबको नहीं दी गई है, कुछ छोटे लोगों को दी गई है। इनके यहाँ छोटे लोगों की परिभाषा बेटा ये है, छोटे लोगों की परिभाषा ये है, 2 करोड़ रुपए। अगर आपकी टोटल सेल 2 करोड़ या उससे कम है तो आप प्रेजेंटिव को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये लिमिट को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है इसी असेसमेंट ईयर से, असेसमेंट ईयर 25-26 से। बस उसकी शर्त ये है कि आपका 95% से ज्यादा पैसा बैंक में आना चाहिए। मतलब अभी जो रेशियो 60-40 का था ना, वो 95 का और 5% का होना चाहिए। ज्यादातर पैसा अगर आपने बैंक में लिया हुआ है तो फिर आपकी लिमिट बढ़ा करके 3 करोड़ कर दी जाएगी। मतलब जैसे कि मान लो बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं इंडिया में, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो भी पैसा लेती है वो सिर्फ अकाउंट में लेती है, कैश में एक भी रुपए नहीं लेती। किससे? पेट्रोल पंप वालों से। पेट्रोल पंप वालों से कहती है अकाउंट में जमा करो पैसा। ठीक है, तो मान लो उसका 95% पैसा क्या है, अकाउंट में आता है। तो अब कैलकुलेशन कैसी होगी ये देखो। 3 करोड़ रुपए तक का मान लो टर्नओवर है, तो क्या होगा, 3 करोड़ का 5% होता है 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए तक अलाउड है, थ्रेश बैंड के अंदर है कि वो 8% पर डिक्लेयर करे। 8% मतलब कैश वाला पोर्शन है, ये हो गया 1,20,000 रुपए। लेकिन जो बचा 95% है, 2,85,000 रुपए, उसको 6% के रेट से डिक्लेयर करना है, जो कि हो गया 17,10,000 रुपए। तो टोटल कितना आया? टोटल आया 18,30,000 रुपए। बताओ आया कि नहीं आया? अब 18,30,000 पर जो भी टैक्स आएगा, मान लो 4 लाख का टैक्स आया, वो टैक्स आपको जमा कराना पड़ेगा, वो टैक्स आपको जमा कराना पड़ेगा। बस फायदा क्या है कि कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना, कोई बैलेंस शीट मेंटेन नहीं करना, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं। बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई? कल तक का रिवीजन है बस। बोलो बात समझ में आ गई? यस और नो में जवाब दे दो, तब आगे चले। चलो, यस आंसर आ गया मेरे पास। चलिए अब हम लोग आगे चलते। अब इस प्रोफेशन को, इस बिजनेस को, मैंने कुछ चीजें और आपको बताई थी, वो और ऐड कर देते हैं। चलिए, इसको सिर्फ रेजिडेंट वाले लोग ही ले सकते हैं, मतलब नॉन रेजिडेंट क्या ऑप्ट कर सकता है? नहीं, प्रेजेंटिव स्कीम नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है। सिर्फ इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म ही ले सकते हैं। बाकी के लोग, एलएलपी ले सकती है? नहीं। प्राइवेट लिमिटेड? नहीं। पब्लिक लिमिटेड? नहीं। सोसाइटी? नहीं। ट्रस्ट? नहीं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन? नहीं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल? नहीं। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन? नहीं। लोकल अथॉरिटी? नहीं। कोई नहीं ले सकता, सिर्फ तीन ही लोग ले सकते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म। ठीक होगी बात? क्या कमीशन एजेंट कमाने वाले लोग 44AD ले सकते हैं? नहीं ले सकते। 44AD सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। वो कौन लोग हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वो है छोटे व्यापारी, बस। छोटा व्यापारी कौन है? जिसका टर्नओवर 2 करोड़ या 3 करोड़ से कम है, बस उनके लिए, सबके लिए नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई? चलिए, कल मैंने एक एग्जाम्पल भी कराया था। मान लो आपके पास रेंटल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप इसे बिजनेस की इनकम दिखा सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होना चाहिए। आपके और मेरे लगने का फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप इसको बिजनेस की इनकम दिखाएंगे तो टैक्स शायद 0 हो सकता है, अगर आप इसको हाउस प्रॉपर्टी में दिखाएंगे तो शायद टैक्स 20 लाख के आसपास तक आ सकता है। उसका कारण क्या था? कारण था कि जितनी भी प्रॉपर्टीज का रेंट आप कमाते हैं, गवर्नमेंट ऐसा कहती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उसको टैक्सेबल करिए। बट आपको बिजनेस इनकम में अगर टैक्स करवाना है तो आपको बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा। और बिजनेस खड़ा कैसे होता है? जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने से, रजिस्ट्रेशन कोई और एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेने से, या फिर करंट अकाउंट खुलवाने से। ये सारी चीजों से आपका बिजनेस खड़ा होता है। बोलो बात समझ में आ गई? अगर वो बिजनेस है तो आप उसे बिजनेस इनकम दिखाइए, नहीं है तो उसको हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करिए, जो भी टैक्स आए वो जमा कराइए। फायदा क्या होगा? अगर आप उसे बिजनेस इनकम दिखाएंगे तो 6 या 8% पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप हाउस प्रॉपर्टी दिखाएंगे तो आपको 70% की इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर डिडक्शन 30% की। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, बताओ इतनी बात समझ में आ गई? चलो इतनी बात समझ में।
चलो इतनी बात समझो। चलिए, अब हम लोग आपको एक और इनकम के बारे में बताते हैं। ये वाली जो हमने आपको इनकम बताई थी, ये बिजनेस क्लास वालों के लिए थी। सेक्शन 44A डी किसके लिए था? बिजनेस क्लास के लिए था। अब हम आपको बताते हैं प्रोफेशनल्स के लिए। प्रोफेशनल्स के लिए क्या स्कीम लाई है? प्रोफेशनल्स का भी सेम क्राइटेरिया है। मान लो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मेरी इनकम है, मान लो 40 लाख रुपए। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आप 40 लाख रुपए अपनी इनकम दिखाइए। फिर उसके बाद आपके जितने खर्चे हुए, आपने बिजली का बिल दिया, आपने लैपटॉप खरीदा उसका डेप्रिसिएशन, आपने स्टाफ की सैलरी दिया, आपने रेंट पे किया, अगर आपने कोई लोन लिया था उसका इंटरेस्ट दिया, वो सब कुछ आप खर्चा क्लेम करिए। लेकिन कंडीशन है, आप उसका ऑडिट कराइए। आप एक एक चीज का हिसाब किताब मेंटेन कराइए। अगर आप हिसाब किताब नहीं मेंटेन कराना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास एक स्कीम है, वो है 44ADA की स्कीम। ये स्कीम क्या कहती है? ये स्कीम ये कहती है कि अगर आपकी ग्रॉस रिसीट अप टू 50 लाख तक की है, तो आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। यानी कि इसके ऊपर वाले बाहर 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख अगर किसी की रिसीट है, तो क्या वो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और दूसरी शर्त यह है कि आपको इनकम 50% दिखानी है। बिजनेस के केस में जो इनकम 6 और 8% थी, प्रोफेशन के केस में वो इनकम 50% हो गई। कितनी हो गई? 50%। मतलब मैंने 40 लाख कमाया, 40 लाख मेरी ग्रॉस रिसीट है, तो मैं 20 लाख का नेट प्रॉफिट दिखा दूं, और 20 लाख पर मान लो 5 लाख का टैक्स आया, मैं वो 5 लाख का टैक्स जमा करा दूं और मैं गंगा नहा लूं। मतलब मैं कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना मेंटेन करूं। अब मुझे तो इसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं नजर आती कि मैं 50 लाख की मेरी इनकम है, तो मैं 20 लाख का प्रॉफिट दिखाऊं, और मान लो 20 लाख के प्रॉफिट पर 5 लाख का टैक्स आया तो 5 लाख का टैक्स जमा कराऊं। इससे तो अच्छा मैं एक अकाउंटेंट अपने यहाँ हायर कर लूं, और मैं उससे कहूं भैया तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कराओ हमारी, और हमें ये बताओ कि हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, हमारे एक्चुअल खर्चे डलवाओ और हमारा प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है। और जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आए, हम उसके हिसाब से ऑडिट करवा करके अपना रिटर्न फाइल करें। ऑडिट कराने का और अकाउंटेंट को रखने का खर्चा शायद 5 लाख रुपए तो नहीं होगा, इससे कम ही होगा। तो इससे अच्छा है कि हम अपने यहाँ एक अकाउंटेंट रख के अकाउंटिंग करवा लें और ऑडिट करवा लें। बोलो बात समझ में आ गई? बोलो बात समझ में आ गई? इस स्कीम को लेने का कोई फायदा तो हमें नजर नहीं आता। इस बात को हम एग्जाम्पल से आपको बता देते हैं। मान लो मैं एक सीए हूं और मुझे रिसीव्ड हुई है क्लाइंट से फीस। कितनी हुई है? 50 लाख रुपए। ये कहता है इनकम फ्रॉम पीजीबीपी आप डिक्लेयर कर दीजिए 25 लाख रुपए, क्योंकि ये 50%, क्योंकि ये 50%। और इस पर जो भी टैक्स बनेगा, अब इस पर अप्रोक्सीमेटली टैक्स बनेगा 6 लाख रुपए, तकरीबन 6 लाख रुपए मोटा मोटा। ये टैक्स आप डिपॉजिट करवा दीजिए, और फायदा क्या है? नो बुक्स, नो ऑडिट। बस एक ये फायदा है। तो मैं ये कहूंगा सरकार से कि 6 लाख रुपए का जब आपको टैक्स ही देना है, तो हम 1 आध लाख रुपए खर्च करके क्यों ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही मेंटेन करवा ले। अच्छा, मान लो एक्चुअल सिचुएशन क्या होगी? एक्चुअल सिचुएशन यहां पर समझ लो। एक्चुअल सिचुएशन क्या होगी? मान लो हमने कुछ कंसल्टेंट्स हायर कर रखे हैं और हम उनको 10 लाख रुपए देते हैं पूरे साल में। मान लो हमने कुछ एम्प्लॉय सैलरी पे रखा हुआ है, मान लो उनका 6 लाख का खर्चा है। मान लो हमने रेंट पर एक बहुत अच्छी जगह ले रखी है, उसमें 6 लाख का खर्चा है। मान लो हमने कोई लोन ले रखा है, उसमें इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं कितना? 5 लाख रुपए। मान लो हमने इलेक्ट्रिसिटी का कुछ खर्चा कर रखा है, कितना? 2 लाख रुपए। ठीक है, कितना हो गया? 10, 16, 22, 5, 27 और 2, 27 और 2, 29। और मान लो 29 हो गया। मान लो हमारा डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन क्यों बोला मैंने? डेप्रिसिएशन इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर, लैपटॉप, सीसीटीवी कैमरा सब कुछ लगा हुआ है, और वो 16 लाख रुपए है। तो अब मेरा नेट प्रॉफिट कितना बचा?
अब मेरा नेट प्रॉफिट कितना बचा बताओ। अब मेरा नेट प्रॉफिट बचा 5 लाख रुपए। और 5 लाख पर कितना टैक्स आएगा? 0। यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करनी है और ऑडिट भी कराना है। बताओ। ये स्कीम तो अच्छी है, लेकिन उनके लिए जो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं उनके लिए ये स्कीम अच्छी नहीं है। अगर हमने यहां पर अपना 6 लाख का टैक्स बचाया, तो एक आध लाख रुपए खर्चा करके हम अकाउंटिंग और ऑडिटिंग भी करवा लेंगे। बोलो, बात समझ में आ गई? इन दोनों केस में कौन सी स्कीम ज्यादा अच्छी है? इस स्कीम को लेना या नहीं लेना? इस स्कीम को ना ऑप्ट करना तो ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा बेटा। मान लो अगर एक सीए को क्लाइंट से 10 लाख रुपए ही रिसीव हुआ, तो आधा 5 लाख दिखाओ, झंझट से मुक्ति पाओ। 5 लाख पर कोई टैक्स भी नहीं आएगा। मान लो 10 लाख रुपए हमें अपने क्लाइंट से मिला, तो उसका आधा होता है 5 लाख। 5 लाख दिखाओ, कोई टैक्स नहीं आएगा, झंझट से मुक्ति पाओ। जबरदस्ती अकाउंटिंग कराएंगे, ऑडिटिंग कराएंगे, कोई फायदा नहीं। तो फायदा वहां पर होगा जहां पर इनकम कम है। बट अगर इनकम आपकी बहुत ज्यादा है, तो फिर इस स्कीम को लेने का फायदा नहीं होगा। अच्छा यही है कि आप कि आप अच्छा यही है कि आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करें। एक बात आपको और बता देते हैं। एक बात आपको और बता देते हैं। हमारे इंडिया में एक बिजनेस है। हमारे इंडिया में एक बिजनेस है। किस चीज का पता है? मिल्क का। ये जो अमूल दूध का पैकेट है, स्क्रीन पर जो दिख रहा है, या पराग का जो पैकेट है, या फिर आपके घर के आसपास जो भी दूध आता हो, उसका जो पैकेट है, इसमें पता है कितना प्रॉफिट मार्जिन है? इसमें पता है कितना मार्जिन है? अमूल मिल्क का मार्जिन पता है आपको? बताइए। 2 रुपए का मार्जिन होता है। प्रमोद ने कहा बिल्कुल सही बात है, 2 रुपए का मार्जिन होता है पर पैकेट। अच्छा, एक पैकेट कितने का है ये बताओ। ये ग्रॉस मार्जिन है बेटा, 2 रुपए का। इसके बाद और भी खर्चे होंगे, स्टाफ की सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब और कम हो जाएगा। एक पैकेट 60 रुपए का है। चलो, यही वाली बात सही मान लेते हैं। एमआरपी प्राइस क्या हो गया? 60 रुपए। अब ये बताओ परसेंटेज में कितना होगा? जीपी रेशियो क्या आएगा? 2 रुपए डिवाइडेड बाई 60 × 100, 3.33% आ रहा है मेरे कैलकुलेटर पर। 3.33% का ग्रॉस प्रॉफिट है। फिर इसमें से रेंट भी घटेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी घटेगी, सैलरी भी घटेगी, अभी तो कुछ दिया ही नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट भी घटेगा, वगैरह वगैरह, ये सब खर्चे घटेंगे तो पता ही कितना बचेगा? नेट प्रॉफिट रेशियो मोटा मोटा 1% बचेगा। कुछ धंधे ऐसे हैं, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ही 1% है। क्या हम उसमें बेटा ये 8% और 6% दिखा सकते हैं? मुझे बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि हम ये 8% और 6% वाली स्कीम को ऑप्ट करेंगे? मुझे आंसर दो, यस और नो। मैं स्कीम की बुराई नहीं बता रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्या ये पॉसिबल है कि दूध का काम करने वाले लोग ऐसी स्कीम को ले पाए और 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करें? अरे उनके तो बिजनेस का मार्जिन ही 2% है, 3% है, 1% है। कैसे करेंगे बताओ? बताओ मुझे, यस और नो में जवाब दो। क्या वो लोग इस स्कीम को ऑप्ट करेंगे या आप करवाएंगे? उनको तो कुछ नहीं पता है, आप बताइए। नहीं करवा सकते। इस स्कीम के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। और फायदा हमेशा उसको है जिसकी टोटल सेल बहुत कम है। अगर टोटल सेल बहुत ज्यादा है ना, तो इस स्कीम का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है किताबें मेंटेन करा लो।
क्योंकि इतना टैक्स आ जाएगा, इतना टैक्स क्लाइंट जमा ही नहीं कराएगा, इतना टैक्स क्लाइंट जमा ही नहीं कराएगा। अगर कराने के लिए राजी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कराने के लिए राजी है तो कोई बहुत अच्छी बात है। मान लो मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, मैंने 50 लाख की टोटल रिसीट करी, और उसमें से आधा मेरी 25 लाख की इनकम आई, 6 लाख का टैक्स आया, मैंने कहा जमा करा देंगे सर 6 लाख रुपए का टैक्स, तो फिर क्या दिक्कत है? 6 लाख रुपए जमा करा देंगे तो फिर क्या दिक्कत है? जमा करा दो भैया, बात खत्म हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई? अब इसके आगे की बात हम नेक्स्ट वाले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। अभी इसमें छोटी छोटी बातें रह गई हैं एडवांस लेवल की, वो आपको बताना बाकी है। चलो।